काली घाटी का महल और नीली चिड़िया। ये कवर चित्र है दोस्तों। श्रीपुर गांव में धनी जमींदार रहता था। राम, बलराम और कालू नामक उसके 3 छोटे बेटे थे। रामू सबसे बड़ा था, बलराम दूसरे नंबर का और कालू तीसरे नंबर का। कालू का रंग एकदम काला था। उसके दोनों भाई गोरे थे, इसलिए अक्सर लोग अपने छोटे भाई को नौकर जैसा व्यवहार करते थे। कहाँ मर गया कालू? ये बच्चे इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, चिलम ठंडी हो रही है, जल्दी से ताजी करके ला। बड़े भैया, मैं बापू की दवा लेने गया था, बापू की दवा लेकर अभी चिलम भर देता हूँ। कालू के उत्तर से बड़ा भाई भड़क उठा। अबे दवा जरूरी है या मेरी चिलम? पहले चिलम भर कर ला। भैया, बापू बहुत सख्त बीमार हैं, मालूम है मेरे को। 2 मिनट में कुछ नहीं हो जाएगा, जल्दी जा, दफा हो। जाता हूँ भैया। हाँ, जल्दी जा। और जहन्नुम में जाओ। हे भगवान, मेरे भाइयों को सद्बुद्धि प्रदान करे। आखिरी दूसरी ओर बीमार जमींदार अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिन रहा था। खो खो खो, आए हरिया, मेरे बेटों को मेरे पास बुलाओ, जल्दी करो, खो खो खो, अभी लाया मालिक। थोड़ी देर बाद तीनों बेटे जमींदार के पास इकट्ठे हुए। राम बेटा, मेरा अंतिम समय आ गया है, तुम सबसे बड़े हो, सारी जायदाद आपस में बंटवारा बराबर होना चाहिए। कालू अभी छोटा है, उसका ख्याल रखना है। जी बाबूजी। बहुत कुछ ही पल बाद बूढ़ा जमींदार सुरक्षित आ गया। आए बापू, हमें अकेला छोड़कर चले गए। पिता के अंतिम संस्कार के बाद बलराम बूढ़े नौकर हरिया को बैठक में खाने पर बुलाया। हरिया, बापूजी सुरक्षित आ गए, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। मैं सोचता हूँ अब तुम्हें आराम की जरूरत है। आप ठीक कहते हैं बड़े भैया। यह आप क्या कह रहे हैं छोटे सरकार? इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगा? जहन्नुम में जाओ, पर यहाँ से दफा हो जाओ। हमें नौकरों की जरूरत नहीं है, कालू ही काफी है। हरिया चला गया। बलराम ने से कहा, यह अपने आप को बहुत अच्छा किया बड़े भैया, खाम खा बैठे बैठाए मुफ्त की रोटियां तोड़ता था। बलराम, तू काफ़ी समझदार है। मैं सोचता हूँ क्यों न हम यहाँ की जायदाद बेचकर शहर चले। सुना है शहर में बड़ा मज़ा है। बलराम की बात पर बौछी खिल गई। तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। गांव में रखा ही क्या? खेती बाड़ी मुझसे तो होगी नहीं। लेकिन भैया, हम अपने पुरखों का घर बार छोड़कर जाएंगे कहाँ? कहीं भी जाएंगे, पर यहाँ नहीं रहेंगे। हमारे पास इतनी दौलत है कि शहर में एक बड़ा मकान खरीद सकते हैं। तू अगर नहीं जाना चाहता तो यहीं रह। जब आप यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? बलराम ने जल्दी गांव की पुश्तैनी मकान जमीन जायदाद बेचकर नगद पैसा बना लिया और शहर जाने की तैयार कर ली। मुसीबत के वक्त चाकू काम आ सकता है बड़े भैया। रास्ते का मामला है, कहीं कैसे कैसे लोग मिले। तू पागल है कालू? सब्जी काटने वाला या चाकू भला किस काम आएगा? जल्दी चल। गांव से निकलकर तीनों एक भयानक जंगल से होकर गुजरे। भैया, रात गिराई है, आगे घना जंगल है, क्यों ना रात यहीं काट ली जाए? तू मूर्ख है, इस जंगल में कोई डर नहीं। मैं कई बार रात को गुजर चुका हूँ। जंगल को पार करके ही पड़ाव करेंगे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? बीच जंगल में पहुंचते डाकू ने इसे घेर लिया। बांध कर डाल दो सालों को और धन छीन लो इन सब का। डाकू नहीं। डाकू ने तीनों को पेड़ से बांध दिया और गाड़ी ले हाँक कर ले गए। भैया, अब क्या होगा? भैया, डाकू हम अल्लाह कंगला कर गए, हमारा सब कुछ लूट कर ले गए। यह सब इसकी वजह से हुआ, कालू मनुष्य है। थोड़ी देर बाद चीता अपनी ओर आता दिखाई दिया। भय के कारण बलराम की घीघी बंद गई, लेकिन कालू को जरा भी भयभीत नहीं हुआ। राम भैया, आप
क्या होगा? यह चिता में खा जाएगा। हे भगवान रक्षा करो, घबराओ मत, मैं कुछ उपाय करता हूँ। कालू हाथ मरोड़ कर किसी तरह चाकू निकाला। अरे वह चाकू, तू चीते को मारेगा? हमारे हाथ तो पैर बंधे हैं। ओ आखिर मुसीबत में यह काम आ गया। भैया बातें मत करो, चीता नजदीक आ रहा है, पहले रस्सी काटने दो, जल्दी करो भाई। भैया इसे रस्सी काटूंगा। रस्सी कट गई, तीनों जल्दी से पेड़ पर चढ़ गई। इंस सारी रात सारी रात वे पेड़ पर टंगे रहे। सुबह होते ही चीता को लगा उसकी जान चला गया, उनकी जान में जान आई। भैया इनसे हम घर पर ही रहते तो ठीक था। चुप कर, यह इस मनुष्य कालिए की वजह से हुआ है। ठीक है भैया, फिर मैं यहाँ रहूँगा, तुम लोग आगे जाओ। ठीक है, जाते हैं, इसे भी आने दो भैया, हमारे काम ही आए करेगा। तीनों फिर आगे चल दिए। जंगल निकल कर वे एक नदी किनारे काल भैरव के मंदिर के पास पहुंचे। आह भैया, यहाँ पर फल लगे हैं, मुझे बड़े जोर से भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है बलराम। भैया तुम फल तोड़ो, मैं पानी लाता हूँ। कालू मंदिर के बरामदे में घड़ा रखा दिखाई दिया। पानी लाने के लिए घड़े के अलावा यहाँ कोई बर्तन दिखाई नहीं दे रहा। कालू घड़े को लेकर नदी में पहुंचा। उसने जैसे ही जल भरकर उठाया, वो इसमें तो छेद ही छेद है, पानी रुकेगा कैसे? कालू को परेशान देखकर पास पेड़ पे बैठी नीली चिड़िया ने कहा, ए भोले लड़के, बुद्धि का इस्तेमाल करोगे तो बिगड़े काम बन जाएंगे। गीली मिट्टी इस घड़े के छेदों पर बंद कर लो, तब पानी भर कर। तुम ठीक कहती हो प्यारी चिड़िया। मैं परदेसी मैं जब प्रदेश से वापस लौटूंगा, तुम्हारे लिए बहुत से दाने लाऊंगा। और कालू ने चाकू से गीली चिकनी मिट्टी उखाड़ी और घड़े पर लेप किया। बुद्धि का इस्तेमाल करके सचमुच बिगड़े काम बन जाते हैं, शाबाश। जल्दी फलों को खाते दोनों भाई सलाह कर रहे थे। बलराम, यह कालू मनुष्य है, इसकी वजह से हम इतना नुकसान हुआ, क्यों ना हम इसे मंदिर में बंद करके आगे निकल जाएं। शहर में हम भला अपने साथ कहाँ कहाँ लिए फिरेंगे। तुम ठीक कहते हो भैया, इसे बंद करना ही ठीक रहे है। कालू पानी लेकर आया और राम को सड़े हुए फलों की ढेरी की ओर इशारा करते हुए कहा, नीचे रख दो और वे फल खा लो। अच्छा भैया। कालू फलों को अपने हाथों में उठाया और मंदिर की ओर बढ़ गया। अब ये इन फलों को लेकर कहाँ जा रहा है? पहले भगवान को भोग लगाऊंगा भैया, फिर बाद में खाऊंगा। ठीक है, जल्दी जा, वहाँ बड़ा है भगवान का भक्त, नाटक करता है ससुरा। भैया इसे मंदिर में बंद करने का यह बड़ा अच्छा मौका है, आओ। कालू ने भगवान काले भैरव के सामने फलों का ढेर लगा दिया। हे भैरव बाबा, ये फल मेरी कमाई के नहीं है, अतः मैं इन्हें नहीं खा सकता, तुम्हें भेंट में भी नहीं दे सकता, इसलिए इन्हें यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। फल चढ़ाकर मंदिर से बाहर जाने कालू ने दरवाजे के पास पाया तो बंद था। अरे यह दरवाज़ा किसने बंद किया? दरवाज़ा खोलो भैया, मुझे यहाँ किसने बंद कर दिया? उधर मंदिर के बाहर अजीब तमाशा हो रहा था। फल खाने के बाद दोनों भाइयों राम और बलराम का गर्दन से नीचे का शरीर गधों का हो गया। अरे यह क्या हो गया भैया, तुम्हारा सारा शरीर गधे का हो गया? अबे मेरा नहीं, तेरा, तू गधा बन गया है। तभी किसी ने भयानक आठा गूंजा और दोनों चौंक कर देखा। सामने की ओर से दो भयानक राक्षस अपने कंधे पर किसी आदमी को लादे अपनी स्त्री के साथ चला आ रहा था। छोड़ दो मुझे भू। अरे अब यह क्या मुसीबत आ गई? बड़े भैया, हम बेमौत मारे गए।
छोड़ दो, मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूँ। राक्षस राज, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा, जानवरों को मारकर तुम्हारे सामने मांस का ढेर लगा दूंगा। हाँ, तुम्हें छोड़ दूं, तुझे बलि चढ़ाकर मैं अपना यज्ञ पूरा करूंगा, और तेरे रक्त से नहाकर मैं नीली चिड़िया को फिर से राजकुमारी बनाऊंगा। चुप कर, गर्दन उड़ा दूंगी तेरी। हाँ हाँ हाँ, मैं इसका कलेजा खाऊंगी। तभी राक्षसनी की नजर राम बलराम पर पड़ी और जोर से ठाका लगा कर उठी। हाँ, आदमी गधा, आदमी गधा, अरे ये कौन है, पकड़ो, पकड़ो दोनों को। राक्षस की स्त्री ने तेजी से झपट कर राम बलराम की गर्दनें दबोच ली। आदमी गधा, ऐसे कभी देखा न सुना, आज देवता जरूर खुश होगा। यह हम किस मुसीबत में फंस गए भैया। राक्षस ने आदमी को अपने कंधे से लादे लादे राम बलराम से पूछा, कौन हो तुम, जरूर तुमने फल खाए हैं। जी कालू, कालू आह। राक्षस चीखा, क्या बकता है, काल भैरव को कालू कहता है, मैं अभी तेरी भेंट देवता की पर चढ़ाता हूँ। नहीं, वो कालू उधर है, कालू आह। बाहर शोर सुनकर मंदिर के भीतर कालू दरवाजे की झिर्री में जाग कर देखा तो चौंक पड़ा। अरे बाप रे, ये तो भयानक राक्षस हैं। पर ये गधे, सहसा उसे तरकीब सूझी। मुझे क्षमा करना भैरव बाबा, मुझे कुछ देर के वास्ते नाटक करना होगा। कुछ ही पलों में कालू अपना कुर्ता उतार खड़गमुंड की माला अपने गले में पहन ली, मूर्ति के पास रखा फरसा उठा लिया। नीली चिड़िया ने कहा था, बुद्धि के बिगड़े काम बन सकते हैं, देखो शायद यह काम तरकीब काम कर जाए। और ये गधे कहाँ से आए। राक्षस राज, दरवाजा खोल, वरना एक एक को कच्चा चबा जाऊंगा। दरवाजे पर लात पड़ते ही की आवाज, कालू की क्रोध भरी आवाज सुनकर राक्षस और उसकी स्त्री चौंके। अरे अंदर कौन है। कालू का मंदिर के भीतर से आती हुई आवाज से राक्षस और उसकी पत्नी घबरा गई। उधर मत जाना, लगता है देवता नाराज हो गए। मैंने पहले ही मना किया था कि इस सूदखोर अमीर को मत ले चलो, यह राजा का आदमी है। चुप कर, पहले मुझे देखने दे। भीतर कालू दरवाजे पर कान लगाकर बाहर आवाजें सुन रहा था। उसकी बात सुनकर, अच्छा तो वह बात है, देखता हूँ इसे। और कालू ने दोबारा दरवाजे पर लात मारी। अबे हरामखोर, दरवाजा खोल जल्दी से, आज मैं सूदखोर और इस दोनों गधों को पहले खाऊंगा, तुझे खाऊंगा। कालू की आवाज़ सुनकर राक्षस घबरा कर 2 कदम पीछे हट गया। स्वामी, आज यहाँ से वापस चलने में भलाई है, लगता है देवता आज बहुत नाराज हैं। नहीं नहीं। तभी मंदिर का पुराना दरवाजा टूटकर बाहर की ओर आ गिरा। ठहर जा, भागता कहाँ है। बाप रे बाप रे। राक्षस और उसकी स्त्री भाग जाने के उपरांत कालू ने उन गधों की ओर देख कर चौंक पड़ा। अरे तुम्हारी यह दशा किसने की बड़े भैया, हमें बचा लो। कालू, बगीचे के फल खाने से हम गधे बन गए। हे भगवान, क्या जीवन भर हमें इसी तरह रहना होगा। तब अमीर आदमी ने आगे बढ़ा, यह जादुई फल का बाग है मित्र, इन्हें खाकर आदमी की यही दशा हो जाती है। लगता है तुम तीनों भाई हो, तुम भी हो, और आज तुम लोगों ने वजह से मेरी जान बच पाई। मेरे साथ चलो, तुम्हें इस मुसीबत से मुक्ति दिला दूंगा। आओ, सोचो मत। अमीर आदमी ने तीनों को लेकर नदी के किनारे पहुंचा। इस नदी में स्नान करने से तुम अपना रूप प्राप्त कर हो जाएगा। नदी में स्नान करने से, तो फिर हमें नदी में स्नान करते हैं। बलराम तुरंत नदी में स्नान किया। तुम फिर से अपना रूप मिल गया बलराम, बड़े भैया तुम्हें भी। उधर पेड़ पर बैठी नीली चिड़िया कह रही थी, भोले लड़के, तुम काली घाटी के महल से छुटाना, अपने भाइयों से सावधान रहना।
तभी अमीर आदमी ने उन्हें अपने साथ चलने की दावत दी। तुम लोग मेरे साथ चलो, तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है, तुम्हारा एहसानमंद हूँ। राजा के पास काम दिलवाऊंगा और राजा मेरे मेरे पास मेरी बहुत पहुँच है। यह तो खुशी की बात है। वाह। कालू एंड मुंड माला को फिर से देवता के गले में पहना दी और अपने कपड़े पहन लिए। अरे जल्दी कर कालू, देर हो रही है। भैरव बाबा मुझे क्षमा करना, आपकी कृपा हुई तो आपके गले में सोने का तोड़ा चढ़ाऊंगा। यह यह काली घाटी का महल कहाँ है बाबा, और नीली पहाड़ी नीली चिड़िया कौन है? दोनों भाइयों ने शोर मचाने पर कालू भैरव बाबा का उत्तर नहीं मिल सका, अतः मन ही मार कर वह पीछे पीछे चल पड़ा। जल्दी करो, सांझ होने से पहले हमें शहर पहुंच जाना चाहिए। हम तो आपसे भी तेज चल रहे हैं। नीली चिड़िया कौन है? रात होते ही अमीर आदमी शानदार मकान पर पहुंच गया। उसे जीवित देख खुशी से खुश उस उसे जीवित देखकर सभी खुश हो गए उठे। अरे मालिक, आप जी लौट आए। क्या आपने उस राक्षस को मार डाला? हाँ, इसकी वजह से मेरी जान बची है। यह राक्षस नहीं मारा, भाग गया। काली घाटी का महल कहाँ है? अमीर आदमी राम बलराम को लेकर भीतर चला गया। कालू उनके पीछे आने लगा तो नौकर ने उसे रोका। अबे ओ कालिए, तू कहाँ जाता है? नौकर को मालिक के पीछे नहीं लगना चाहिए। लेकिन मैं इनका भाई हूँ। हाँ हाँ, मालूम है मेरे को। मालिक लोग अगर तेरे को भाई की तरह रखते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि तू सिर पर चढ़कर बैठ जाए। चल, तू मेरे साथ चल। लेकिन भीतर अमीर आदमी दोनों आदमियों को अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन कराए। वह आपका तीसरा भाई कहाँ गया? वह बड़ा अच्छा सुहाग करता है। वह हमारा भाई नहीं, हमारा नौकर है। बचपन से बापू ने उसे पाला है। वह हमारे साथ ही पलकर बड़ा हुआ है। दूसरी ओर कालू नौकर का दिया जाने वाला खाना खाकर ही संतुष्ट था। एक रोटी और लो भाई, सूखे भूखे मत रहना। बस भाई, आज तुम्हारे नमक का बोझ मुझ पर चढ़ गया है। वो समझा। तभी तो मैं सोच रहा था कि उसका रूप रंग आप लोगों से रूप रंग से मेल नहीं खाता। आपने ठीक सोचा। रास्ते में घबराहट के कारण राम बलराम दूसरे दिन अमीर आदमी राम बलराम को साथ लेकर राजा से मिला। आओ धनिक धनपति, तुम राक्षस के घर से जीवित वापस आ गए, सुनकर आश्चर्य हुआ। मुझे पूरी बात कहानी सुनाओ। महाराज, इन दोनों महावीरों के कारण मैं बच पाया। यह राम और बलराम, इन्हीं ने मुझे बचाया। धनपति ने असली बात छुपाकर झूठी बड़ाई करते हुए राजा को पूरी बात बता दी। पूरी बात सुनने के बाद राजा ने कहा, हम अपने राज्य में आप जैसे वीरों का स्वागत करते हैं। यहाँ आपके कोई तकलीफ नहीं होगी, आप हमारे अतिथि होंगे। महाराज, हम तो आपके सेवक हैं। ऐसे राक्षसों को हम चुटकियों में मसल डालते हैं। बलराम ने सेगी बगारी। राजा ने दोनों को ऊंचा पद देकर अपनी सेना में रख लिया। एक दिन, राम बलराम, हम तुम्हारी बहादुरी से पूरा भरोसा है, लेकिन क्या महाराज, आप हमें हुक्म दीजिए, हम अपनी जान पर खेल कर आपका हुक्म बचा लाएंगे। हम तुमसे यही आशा थी, लेकिन हम सोचते हैं कि तुम्हारे जिंदगी को खतरे में डाले या नहीं। महाराज, आप हुक्म कीजिए, हम खतरों से नहीं डरते। शाबाश, फिर तुम आज ही काली घाटी के महल में चले जाओ। काली घाटी का महल वह क्या है महाराज? जिस राक्षस को तुमने मारा भगाया था, वहाँ उसका बड़ा भाई भयानक महल में रहता है। वह फिर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वह हमारी बेटी प्रिय बंदा को भी उठा ले गया। हमें बारी बारी प्रतिदिन प्रजा के एक आदमी को उसको भोजन के वास्ते भेजना पड़ता है। आज फिर हमारी बारी है। हम चाहते हैं कि हमारी जगह तुम वहाँ जाओ और उसका खात्मा कर दो।
जो आज्ञा महाराज, हम उसकी गर्दन काट कर आपके चरणों में डाल देंगे। शाबाश। राजा की बात सुनकर राम बलराम को पसीना आ गया, लेकिन उनकी उनकी पुंछों की बदारी, हाँ हाँ क्यों नहीं महाराज, हम उसका खात्मा कर देंगे, हम उसे कच्चा चबा जाएंगे। शाबाश। इसलिए इस बार तुम्हें उसी राक्षस और उसकी पत्नी दोनों के सिर काट कर लाना होगा, तभी प्रजा का भय दूर हो जाएगा। दोनों खत्म करने के लौटना। मेरी प्रिय बेटी प्रियवंदा को भी उसकी कैद से छुड़ा कर लाना। सुना है उसने वहाँ गए गए वीरों को मार कर खा लिया, वह पक्षी बनाकर कैद कर रखा है। जी जी महाराज। बाप रे, काम फंस गए। रास्ते में घबराहट के कारण राम बलराम के पांव सीधे नहीं पड़ रहे थे। भैया अब क्या होगा? उस राक्षस को मारने के चक्कर में हम बेमौत मारे जाएंगे। पिछली बार तो कालू ने हमें बचा लिया था। अरे हाँ कालू, तूने अच्छा याद दिलाया। चल कालू को ढूंढते, वह हमारा भाई है। वह धनपति के यहाँ सेवक का कार्य कर रहा था, उसे खोजते हुए वहाँ पहुँचे। हाय हाय, हमारे भाई की क्या दशा हो गई। हाँ देखो तो भैया, धनपति हमारे भाई के झूठे बर्तन साफ कर रहा है। कालू हमारे भाइयों की मुंह उठा कर भी नहीं देखा और वह बर्तन मानता रहा। बलराम, तूने भी कभी अपने छोटे भाई की खोज खबर नहीं ली? यह किस हाल में है? भैया मैं तो आपकी सेवा में लगा रहता हूँ। मैंने समझा कि आपने कालू को धनपति के यहाँ अच्छी नौकरी पर लगवा दिया। मैं भी यही समझता था कालू भैया, वह हमें नाराज है। अरे हमारी ओर देखो तो अब आगे क्या तू हमें भूल गया? हम तेरे बड़े भाई हैं। हमारी ओर देख भाई, तेरी याद में हम कितने दुगने पतले हो गए हैं। हाँ वो तो दिख ही रहा है। तुम अपना मतलब बोलो, आज इतने दिनों बाद कैसे याद आई मेरी? राम तुरंत ही जमीन पर बर्तन के पास उखड़ू बैठ गया और झूठे बर्तन एक और की ओर हाथ बढ़ाते हुए, राम राम, हरे हरे, तू कैसी बातें कर रहा है? अरे रे, हम तेरे बड़े भाई हैं, तेरे दुश्मन थोड़े हैं। ला, मैं तेरा काम निपटा दूं जल्दी से। नहीं भैया, बर्तनों को हाथ मत लगाना। यह काम है, यह काम मेरा है। अपने काम का मतलब बताओ। देख भाई कालू, आखिर हमारा भाई है। कालू, बात यह है कि राजा के हुक्म है कि आज हम दोनों काली घाटी के महल में जाएं। काली घाटी का महल? हाँ, लेकिन राजा ने वहाँ क्यों भेजना चाहता है? क्योंकि वह स्थान उसी काल भैरव मंदिर वाले राक्षस का है। उसने वहाँ पर जो उत्पात मचाया हुआ है, राजा को उसकी रोज एक भेंट आदमी को चढ़ाना पड़ता है। उसी आदमी का मांस बड़े स्वादिष्ट लगता है। वह आज राजा की बारी थी। वहाँ वह चाहता है कि उसकी जगह हम वहाँ जाएं। वहाँ राजा की बेटी प्रियवंदा भी कैद है। राजा चाहता है कि हम उसे छुड़ा कर लाएं। एक का एक कालू गुस्से से खड़ा हो गया। और अब तुम मेरे पास इसलिए आए हो कि मैं तुम्हारी जगह वहाँ जाऊँ? और कान खोलकर सुन लो, अपनी जगह अपनी जान देने वहाँ कदापि नहीं जाऊँगा। चले जाओ यहाँ से, स्वार्थी कहीं के। कालू के फटकारने पर राम बलराम मुंह लटका कर वापस लौट गए। कालू ने जाते देखता रहा। मतलब कहीं के, आज मौत सिर पर नाच रही है तो भाई की याद आ गई। मरो जाकर, मैं कई मैं कतई मदद नहीं करूँगा, बाढ़ में जाए। लेकिन काली घाटी का महल, नीली चिड़िया न जाने कहाँ क्या कहा था। सांझ होने पर से पहले रथ में सांझ होने से पहले रथ में बहुत सारा सामान भोजन रखकर राज कर्मचारियों ने राम बलराम को रथ में सवार कर दिया। जी महाराज, जी महाराज। इस तरह मुंह लटकाए हुए तुमने अपने को बड़े बहादुर हो तुम। मुझे उम्मीद है कि तुम ये इस बार उस राक्षस को और उस स्त्री को मारकर मेरी बेटी को वापस ले आओगे। दूसरे ही पल सारथी घोड़े की पीठ पर चाबुक फटकार दिया। धीरे भाई धीरे। बाप रे।
रथ तेजी से नगर से बाहर निकल कर पहाड़ियों की ओर जाने लगा। मारो जाकर तुम्हारी मरो जाकर मैं क्यों तुम्हारी मदद करूं। क्यों भाई, राजा के सामने तुम बड़ी बड़ी डिंगे हाँक रहे थे, अब क्यों आंसू बहा रहे हो। हमने बड़ी भारी भूल हो गई, सारथी भैया किसी तरह हमारी जान बचा लो, हमें राज्य के बाहर पहुंचा दो। सारथी के पीछे पीछे चलता हुआ आसानी से काली घाटी के महल तक पहुंच जाऊंगा हूँ, और तुम्हारी जगह मैं अपनी जान गंवा दूं। नहीं नहीं, नहीं हो सकता। पहले भी जो गए थे वे आज तक लौट कर नहीं आए। राम भैया मुझे बहुत डर लग रहा है, वह राक्षस तो बड़ा भयानक है। थोड़ी देर बाद रथ एक विशाल महल के बाहर आकर रुक गया। जल्दी उतरो जल्दी, इससे पहले राक्षस यहाँ आए। मुझे वापस निकल जाना है, हमें यहाँ छोड़कर मत जाओ सारथी भैया, हम मारे जाएंगे। खाने पीने का सामान तुम दोनों को उतार। सारथी अपना रथ वापस लेकर भाग गया। तभी महल के पीछे दो भयानक चेहरे उभरे, राम बलराम की ओर देखने लगे। अब क्या होगा भैया, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब डरता है अब डरता है, महाराजा के सामने तो बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था, अब जो होगा देखा जाएगा। चलो राक्षस के आने से पूर्व हम कहीं छिप जाते हैं। राम बलराम ने सहसा राक्षस के हठासा सुने, हाँ आदमी का मांस। और राम बलराम भयभीत हो उठे, बाप रे, ये तो पहले ही यहाँ मौजूद हैं। हाँ, मुझे इन दोनों राक्षसों से बचाओ भैया। इसके भयानक दांतों की ओर देखकर मुझे कच्चा चबा जाएगा। राक्षस ने उसकी पत्नी महल की छत से नीचे कूद पड़े, ही भागो, भाग कर कहाँ जाओगे। राक्षस राम बलराम दोनों को दबोच लिया। आज देवता को भेंट चढ़ाकर तुम्हें कच्चा ही खा जाऊंगा। स्वामी, मैं आग जलाती हूँ, मुझे बड़े जोर से भूख लगी है, इन्हें भून कर खाएंगे। राक्षस ने दोनों को एक खंभे से बांध दिया। राक्षस की स्त्री मैदान में आग जलाने लगी। जल्दी कर, मेरे पेट में भूख के मारे चूहे उछल रहे हैं, तुमसे ज़्यादा तो मुझे भूख लगी है। उसी समय छिपता हुआ कालू उस भयानक महल के पिछले दरवाजे महल में घुसा। वे दोनों आग की ओर आगे की ओर देखता है, शायद कोई रास्ता निकल आए। महल के चारों ओर भयंकर दुर्गंध फैली हुई थी, जगह जगह पहाड़ियाँ और जानवर के मांस के लोथड़े पड़े थे। कितनी घिनौनी जगह है। कालू थोड़ा आगे बढ़ा और एक बड़े भयानक चमगादड़ ने कालू पर आक्रमण कर दिया। चमगादड़ पलटा और घूमकर उसे दोबारा कालू पर हमला कर दिया। अच्छा, तो ये इन दोनों से पहले तुझे खत्म करना होगा। उधर महल के बाहर राक्षस की और स्त्री महल की से आती आवाज़ें सुनकर चौंकी। ये आवाज़ कैसी है, पता नहीं, तुम ठहरो, मैं देख कर आता हूँ। भीतर महल में चमगादड़ जैसे ही कालू के करीब आया, उसने चाकू से उसके पेट में घुसेड़ दिया। कालू ने राक्षस को भीतर आते देख लिया। वह दौड़कर एक खंभे के पीछे छिप गया। अरे, मेरे चमगादड़ को किसने मारा, यहाँ कौन है। हा हा, जो भी छिपा है सामने आ जाए। मुझे सामने मत बुला, मैं तेरा काल हूँ। तूने मेरी भेंट मुझसे नहीं दिया, अतः अब मैं तुझे ही खाऊंगा। नहीं नहीं देवता, नहीं। राक्षस कालू को देखकर डर गया और उल्टे पैर बाहर की ओर भागा। ठहर जा, मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगा। भागता कहाँ है, आज मैं तेरी भेंट जरूर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, क्या मैं भूखा हूँ। राक्षस भीतर से भाग कर आया। राक्षस की स्त्री सिर से पैर रखकर भागे। भागो, भीतर देवता ने चमगादड़ को मार डाला, अब वह हमारी भेंट लेने आ रहा है क्या। लगता है देवता हमसे अभी तक नाराज है। वह यहाँ भी आ गया, अब हम कहाँ जाएंगे।
उसी समय कालू महल से बाहर आया। दोनों भाई बुरी तरह खुशी से चीख पड़े। कालू, अरे यह तो हमारा भाई कालू है बड़े भैया। हाँ, इस बार भी फिर इसे हमारी जान बचाई। कालू बिना कुछ कहे दोनों के बंधन काट रहे। हम मालूम था हमारा भाई हमें बचाने जरूर आएगा। हमने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं भैया, हमें माफ़ कर दो। दोनों खोलकर कालू महल में जाकर चमगादड़ की लाश घसीट कर लाया। लो, इसे ले जाओ और राजा से इसे दिखाकर कहना कि तुमने राक्षस को मार डाला। पर यह तो चमगादड़ है कालू, राजा से कह देना यह राक्षस काली घाटी के महल के चमगादड़ के रूप में रहता था। और तुम? मैं अभी यहीं रहूँगा। तुम जाओ, मुझे राजकुमारी को खोजना है। राम और बलराम चमगादड़ को पीठ पर लादा लिया। बलराम, कहीं यह पागल तो नहीं हो गया जो मरने के लिए महल में ये रुक रहा है? हाँ, अगर राजा ने राजकुमारी के बारे में पूछा तो राजा से कह देंगे राजकुमारी राक्षस पहले ही मार कर खा गया। दोनों भाइयों के जाने के बाद कालू महल के एक एक कमरा देखने लगा। एक जगह वह तहखाने में जाती हुई सीढ़ियाँ देखी। अरे, यह सीढ़ियाँ कहाँ जा रही है? नीचे जाकर देखना चाहिए। कालू तहखाने में सीढ़ियाँ उतर कर एक बड़े हाल में पहुंचा। अरे, पिंजरों में बंद ये एक पक्षी हैं, इसमें नीली चिड़िया भी कैद है। ये बोले लड़के, क्या राक्षस ने तुम्हें भी कैद कर लिया है? पर तुम तो। कालू चिड़िया के नज़दीक पहुंचा। नहीं, मुझे राक्षस ने कैद नहीं किया नीली चिड़िया। मैं यहाँ पर भैरव बाबा समझकर भाग खड़ा हुआ। वह तो मुझे भैरव बाबा समझकर भाग खड़ा हुआ। खामोश रहो, इसमें तोता मैना राक्षस की पति पत्नी के प्राण बंद है। अगर उन्होंने सुन लिया तो तुम देवता नहीं हो तो वह राक्षस को पता चल जाएगा। नीली चिड़िया की बात सही थी। कालू की बात सुनकर तोता मैना फड़फड़ाने लगी और मैना चीखने लगी, टें 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 टी ची ची। भागते राक्षस और राक्षसनी एक ठिनक कर रुक गए। ठहरो, हमारे साथ धोखा हुआ है। वह काला लड़का देवता नहीं, वापस चलो। वह तहखाने में दाखिल हो गया, कहीं हमारी गर्दन न मरोड़ दे। हे हे मानस बाबा, मैं तो पहले ही कहती थी वह देवता नहीं है, पर तुम ही डरकर भाग लिए। दूसरे क्षण राक्षस और राक्षसनी वापस महल की ओर दौड़ पड़े। जल्दी आओ, मैं तुम्हारे साथ ही आ रही हूँ स्वामी। महल में नीली चिड़िया तोता मैना फड़फड़ाने और देखा तो कालू से बोली, गजब हो गया। बोले लड़के, राक्षस को तुम्हारी असलियत का पता चल गया। राक्षस और उसकी स्त्री अब जरूर वापस लौट रहे होंगे। आने दो, उन दोनों को नहीं डरता। नीली चिड़िया ने उन्हें चेतावनी दी। ये बोले लड़के, उन्हें मारना इतना आसान नहीं। इन पिंजरों को देख रहे हो, इनमें जितने भी पक्षी हैं सभी मेरे पिता के वीर जवान हैं। ये सभी राक्षस को मारने आए थे, पर इन्हें पक्षी बना दिया। मैं यहाँ से राजा की लड़की प्रिय बंदा हूँ। मुझे भी चिड़िया बनाकर यहाँ लाया था, पर एक दिन आज़ाद होकर मैं उड़ गई। लेकिन देवता की बलि चढ़ाकर मुझे फिर से पकड़ लिया। ओह, फिर तो मैं अब क्या करूं? मुझे कैसे बचाऊं? लगता है वह जादू को भी जानता है। तुम ठीक कहते हो, लेकिन तुम इन तोतों और मैना की गर्दन मरोड़ दो, वे दोनों मर सकते हैं। और तुम उन तक पहुंचोगे कैसे? किसी भी तरह मैं उन तक पहुंचूंगा जरूर। एक पल गवाए बिना कालू ने दौड़कर खोलते हुए पानी के ऊपर छलांग लगा दी। जय भैरव बाबा। नहीं। और कालू ने उछल कर उस जंजीर को पकड़ लिया जिसमें तोता मैना पिंजरे लटके हुए थे। फिर कालू ने फुर्ती से उछल कर एक पिंजरे के बैठ गया। कितना ही चीख, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसी समय राक्षस और राक्षसनी भागते हुए वहां आ गए। धोखेबाज, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, नीचे उतर। मैं तेरे को कच्चा चबा जाऊंगी, नीचे आ। कालू मुस्कुराया, तू मुझे क्या चबाएगी? ले, पहले तू ही मर। आह।
राक्षस घबरा गया, नहीं मेरी गर्दन मत मरोड़, मैं तुझे सबको आज़ाद कर दूंगा, जान बख्श दो मेरे भाई, मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूँ, बख्श देता हूँ, लेकिन पहले तू अपने जादू से प्रभाव से इन सभी पक्षियों को मुक्त कर और इन्हें असली रूप में ला। राक्षस अपने दोनों हाथ हाथ पं, पंजों पर फैलाए और पिंजरों में की ओर किए, एकाएक सफ़ेद धुआं उठने लगा, धुएं में सारे पिंजरे डूबने लगे। जय काल भैरव, इन सब को इंसानी रूप में ला। तभी ए भोले लड़के, इस दुष्ट की बातों में मत आना, इसे खत्म कर दे वरना यह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। एका राक्षस कालू पर झपटा और तभी कालू ने तोते की गर्दन मरोड़ दी, खोलते हुए पानी में फेंक दिया, तू भी मर। आ और जंजीर को झूलता हुआ कालू खोलते पानी से बाहर सूखी जमीन धरती पर कूदा। जय काल भैरव। यह तो बहादुर और सुंदर भी है, बहादुर भी है और सुंदर भी। कोई नौजवान ने आगे बढ़कर कालू को घेर लिया। ए बहादुर, तुम बहादुर हो नौजवान, तुमने हमारी राजकुमारी प्रियंबदा और हमारी जान बचाकर हमें अपना गुलाम बना लिया, यह तो मेरा फर्ज था भाई। उधर दूसरी ओर कालू के दोनों भाई राजा के पास जाकर कहा, महाराज वह राक्षस चमगादड़ के रूप में महल में रहता था, हमने उसे मार दिया, यह उसकी लाश। मूर्ख, ले जाओ इसे मेरे सामने से, यह राक्षस नहीं हो सकता। अगले ही पल राजा ने सेनानायक को आदेश दिया, इन मूर्खों को पकड़कर कारागार में डाल दो, ये झूठे मक्कार है, धोखेबाज है, ले जाओ इन्हें। जो आज्ञा महाराज, दया कीजिए महाराज। उनके जाने के बाद राजा सोच में डूब गया, हे भगवान, क्या मेरी बेटी प्रिय बंदा उस दुष्ट राक्षस की कैद में कभी आज़ाद नहीं होगी? क्या वह दुष्ट राक्षस कभी और उसकी पत्नी कभी नहीं मारे जाएंगे? धीरज रखिए महाराज। उसी टाइम कालू राजकुमारी प्रियबंदा और कई प्रमुख नौजवानों के साथ वहां आया। महाराज की जय हो महाराज, आपकी बेटी प्रियबंबा आपके सामने है और दुष्ट जादूगर भी मारा गया है। पिताजी, ओ मेरी बेटी। अपनी बेटी से सारा विद्रांत सुन राजा ने कालू की प्रशंसा से निहारते हुए कहा, बेटा मुझ पर तुम्हारा उपकार है, तुमने मेरी बेटी का जीवन बचाया है, अब इस पर तुम्हारा ही अधिकार है, इसका हाथ तुम्हें सौंपता हूँ। महाराज, यह तो मेरा कर्तव्य था, अपने राम बलराम भाइयों की ओर से मैं माफ़ी चाहता हूँ, उन्हें छोड़ दीजिए। राजा राम ने तुरंत मुक्त कर दिया, अपनी बेटी कालू की शादी कर दी। और कुछ ही भी हो, हमारा भाई बहादुर है और मेहरबान भी, वरना हमारी सारी उम्र कारागार की चक्की पीसते। दूसरे दिन कालू राजकुमारी के साथ भैरव बाबा के मंदिर में जाकर सोने का तोड़ा चढ़ाया। बाबा, मेरी यही तुच्छ भेंट स्वीकार करो, यहाँ एक भव्य मंदिर बनाऊंगा, बाबा मेरे स्वामी की मुराद जरूर पूरी करना। फिर एक दिन भैरव बाबा का मंदिर बनाकर तैयार हो गया। कालू ने महाराज और राजकुमारी प्रियबंदा ने मंदिर में पूजा की। बोलो भैरव बाबा की जय। समाप्त दोस्तों।